हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे आरसी सर्किट के बारे में। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में 2 एलिमेंट्स आरएल सर्किट पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे 2 एलिमेंट्स आरसी सर्किट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आरसी सर्किट का डायग्राम बना देता हूं। तो ये रहा रेजिस्टेंस। आर मीन्स होता है प्रतिरोधी, सी मीन्स होता है धारतीय, यानी प्रतिरोधी धारतीय परपथ। तो ये रहा रेजिस्टेंस और सी ये रहा कैपेसिटर। और यहाँ पे मैंने एक सोर्स लिया है एसी सोर्स, और एसी सोर्स के द्वारा हमने इसको भी वोल्टेज दे दिया है। अब इसमें करंट फ्लो कितनी होगी, आई, और जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज होगा वो होगा वी आर, और जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज होगा वो होगा वीसी। ओके दोस्तों, ये कैपेसिटर है। क्या है कैपेसिटर? तो यहाँ पर रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं आरसी सर्किट। तो रेजिस्टेंस और सी, आरसी सीरीज सर्किट पढ़ रहे हैं हम। तो हम जानते हैं कि सीरीज सर्किट में करंट का मान कैसा होता है, समान होता है। जितनी आई करंट यहाँ से जा रही है उतनी ही आई करंट आर पर जाएगी, उतनी ही आई करंट सी पर जाएगी। या तो ये है सीरीज सर्किट। लेकिन सीरीज सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप कैसा होता है, अलग अलग होता है। तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कितना है, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप है वी आर, और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है वीसी, और यहाँ सोर्स के द्वारा भी वोल्टेज दिया है। अब हम देखेंगे इसके वेक्टर डायग्राम के बारे में। तो वेक्टर डायग्राम की बात करें अब हम, वेक्टर डायग्राम। देखो दोस्तों, वेक्टर डायग्राम के बारे में बात करूं अगर मैं, तो वेक्टर डायग्राम खींचने के लिए मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो चीज समान होती है पूरे सर्किट में उसको हम रेफरेंस के रूप में लेते हैं। यहां पर देखेंगे आप कि जो करंट है वो सीरीज सर्किट में समान होती है। तो जो चीज समान होती है उसको हम रेफरेंस के रूप में लेंगे। तो रेफरेंस का मतलब क्या होता है, एक मैंने यहाँ रेफरेंस लाइन ले ली, क्या, करंट। ये रेफरेंस वेक्टर खींच दिया मैंने करंट का वेक्टर खींच दिया, क्योंकि करंट दोनों पर कैसी रहेगी, समान रहेगी। अब मैं चलता हूं रेजिस्टेंस के लिए, एक एक करके। पहले रेजिस्टेंस के लिए चल रहे, फिर चलेंगे कैपेसिटर के लिए। अब मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस में करंट एंड वोल्टेज दोनों सेम फेज में होते हैं। सेम फेज का मतलब होता है एक ही लाइन पर, ठीक, सेम एंगल पर। तो यहाँ पर जब करंट यहाँ है तो रेजिस्टेंस का वोल्टेज वी आर कहाँ रहेगा, ये यहाँ पर आ गया वी आर। ओके दोस्तों, तो ये बात खत्म हो गई किसकी, रेजिस्टेंस के बारे में, प्रतिरोध के बारे में। अब हम बात करेंगे कैपेसिटर के बारे में। तो हम जानते हैं कि हमने सी सर्किट पढ़ा था। तो सी सर्किट में मैंने बताया था कि करंट वोल्टेज से 90 अंश अग्रगामी होती है। अग्रगामी मीन्स होता है लीड करती है। कैपेसिटर परपथ में करंट वोल्टेज से 90 अंश लीड करती है, यानी कि आगे होती है। तो देखो करंट तो यही रही, करंट को आगे रखना है। कैपेसिटर के लिए करंट को कहां रखना है, आगे रखना है। तो वोल्टेज कहां होगा, पीछे रहेगा। करंट आगे होती है तो करंट को आगे रखना है, तो वोल्टेज कहां रहेगा, पीछे रहेगा। तो ये हो गया कितना, बीसी। ये हमारा हो गया बीसी, कैपेसिटिव वोल्टेज। तो ये था वी आर, और ये हमारा क्या हो गया, वीसी। क्योंकि कैपेसिटर परपथ में, सीधी बात मैं पहले भी बता चुका हूं कि कैपेसिटर सर्किट में करंट वोल्टेज से 90 अंश लीड करती है। तो करंट अगर यहाँ पर है तो वोल्टेज तो पीछे ही रहेगा ना, 90 अंश ये आगे हो गई इससे, ठीक। अब यहाँ पर दो वोल्टेज है। अब 2 वोल्टेज है तो उनका हम क्या निकालेंगे, परिणामी वोल्टेज। मैंने कल भी बताया था पिछली वीडियो में कि यदि 2 भुजाएं आसन्न भुजाओं के रूप में हो, यदि 2 एडजेसेंट लाइन हो, यदि 2 भुजाएं आसन्न भुजाओं के रूप में हो, तो सबसे पहले उसका परिणामी निकालने के लिए एक समांतर चतुर्भुज की रचना करते हैं। समांतर चतुर्भुज की रचना करते हैं तो उसका परिणामी उसका एक विकर्ण होता है। ये समांतर चतुर्भुज का नियम है। इसी प्रकार यहाँ पर 2 वोल्टेज है, तो 2 वोल्टेज है तो इनका परिणामी वोल्टेज हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले मैं इधर से खींचूंगा इसके समांतर, और यहां से खींचूंगा मैं इसके समांतर। ये एक समांतर चतुर्भुज बन गया। यहां से मैंने इसके समांतर ड्रॉ किया, और यहां से मैंने इसके समांतर ड्रॉ किया। ये क्या बन गया, समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम लॉ है। ओके, अब इसका परिणामी क्या निकलेगा, रिजल्टेंट, ये इसका परिणामी निकला, ठीक। ये इसका क्या निकला, परिणामी निकला। तो ये वी आर है, ये वीसी है, मैंने परिणामी मान लिया कितना, वी। ओके, क्या मान लिया, वी। अब हम जानते हैं वी आर बराबर क्या होता है, आई आर। भाई ये वी आर तो ये वी आर, ये आई आर तो ये आई आर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं।
अगर ये BC है तो ये BC बराबर क्या होता है, IXC वोल्टेज ड्रॉप होगा। ओके, और कल मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि अगर R के कारण वोल्टेज ड्रॉप IR होता है तो इंडक्टिव वोल्टेज ड्रॉप यानी कि कैपेसिटिव वोल्टेज ड्रॉप X प्रतिघात बोलते हैं जैसे हम, ठीक, प्रतिघात जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो IR के ठीक 90 अंश पर होता है, और IR और IX का जो परिणामी होता है वो IZ होता है। क्लियर? तो ये देखिए, ये यहाँ पर ध्यान रखो, ये IR है तो ये IR होगा, तो ये IR हो गया, इसके ठीक 90 अंश पर IX खींच दिया, तो IR और IX का परिणामी क्या होगा, ये हो जाएगा IZ। ओके, तो ये हमने तब वेक्टर खींच लिया है। अब ये परिणामी वोल्टेज V है और करंट I है, और B और I के बीच में एंगल कितना बनेगा, 5। बात समझ में आ गई? ये हो गया हमारा वेक्टर डायग्राम। अब हम इसके सभी पॉइंट्स के बारे में एक एक करके समझेंगे। ओके, तो अब मैं यहाँ पे एक एक करके सभी पॉइंटों के बारे में समझाता जा रहा हूँ। अगर हमें वेक्टर डायग्राम बन जाता है तो हम इसके सारे पॉइंट्स को निकाल सकते हैं। अगर तुम वेक्टर डायग्राम नहीं बना पाओगे तो सारे पॉइंट्स तुम नहीं निकाल पाओगे। ओके, अब मैं बात करता हूं, ठीक, अब मैं बात करूंगा इसके सभी पॉइंट्सों के बारे में। तो पहला पॉइंट आता है प्रतिरोधी वोल्टेज ड्रॉप, प्रतिरोधी वोल्टेज ड्रॉप, रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप। तो पहला मैं क्या पढ़ लिखूंगा, प्रतिरोधी वोल्टेज ड्रॉप, प्रतिरोधी वोल्टेज ड्रॉप। तो VR इक्वल टू कितना होता है, IR। ओके, फिर नेक्स्ट क्या लिखूंगा, VC, यानी VC का मतलब क्या हो बताया था मैंने, क्या बताया था, कैपेसिटिव वोल्टेज ड्रॉप, धारतीय वोल्टेज ड्रॉप, धारतीय वोल्टेज ड्रॉप, VC इक्वल टू IX। क्लियर? अब मैं निकालूंगा इसका परिणामी वोल्टेज, थर्ड पॉइंट निकालूंगा मैं क्या, परिणामी वोल्टेज, परिणामी वोल्टेज, रिजल्टेंट वोल्टेज। तो रिजल्टेंट वोल्टेज V निकालना है मुझे। तो देखो ये V है, ये BR है, ये BC है, तो ये क्या है, ये भी BC होगा, ये भी तो BC होगा, BC बराबर ही तो IXC होता है, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये VR है, ये BC है, और ये कर्ण, ये क्या बन गया, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है ना। तो कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर BR स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर BC स्क्वायर, और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये यहाँ पर रूट बन जाएगा। तो ये बन गया हमारा क्या, परिणामी वोल्टेज। अब हम बात करेंगे चौथे पॉइंट के बारे में, इम्पीडेंस, प्रतिबाधा, प्रतिबाधा निकालेंगे। अब हम इम्पीडेंस निकालेंगे, तो प्रतिबाधा कैसे निकलेगी, कल वाली वीडियो मैंने बताया था। देखो यहाँ पर V बराबर कितना है, IZ, तो यहाँ पे मैं IZ लिख सकता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ VR इक्वल टू IR का स्क्वायर, BC इक्वल टू IXC का होल स्क्वायर। ओके, अगर मैं यहाँ पर I स्क्वायर को कॉमन लूंगा तो I स्क्वायर आएगा, I स्क्वायर का वर्गमूल क्या आ जाएगा, I, तो यहाँ पे क्या बचेगा, रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से I कैंसिल, तो Z कितना निकल के आ गया, रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। ये हमारा Z का मात्रक क्या होता है, ओम। यहाँ पर ये वोल्टेज लिख देना, वोल्ट, ये भी कितना रहेगा, वोल्ट, ये भी क्या रहेगा, वोल्ट। ओके, तो ये हमारा निकल के आ गया इम्पीडेंस। यहाँ पर ये क्या आ गया, इम्पीडेंस। अब मैं किसके बारे में बात करूंगा, अब और भी पॉइंट है। तो कितने पॉइंट समझ लिए हमने, 4 पॉइंट समझ लिए हैं। आगे चले, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब हम आगे चलेंगे अगले पॉइंट के बारे में, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर कितने पॉइंट हो गए थे हमारे, 4 पॉइंट हो गए थे। 5वां पॉइंट है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर, पावर फैक्टर को क्या बोलते हैं हम, शक्ति गुणक। मैंने कल बताया था जिसका पावर फैक्टर जितना हाई होता है उसकी इफिशियंसी भी उतनी ही ज्यादा होती है और आउटपुट वोल्टेज भी उतना ही अच्छा होता है। तो पावर फैक्टर को बोलते हैं अपन cos फाई। मैंने कल इसकी परिभाषाएं भी बताई थी पिछली वीडियो में। तो पावर फैक्टर cos फाई, यहाँ पर मुझे cos फाई निकालना है। तो cos बराबर हम जानते हैं क्या होता है cos फाई,
आधार बटे कर्ण। आधार कितना है बी आर, कर्ण कितना है वी, तो बी आर बटे वी, वी आर इक्वल टू क्या होगा आई आर, और बी इक्वल टू यहाँ पर कितना है आई जेड, आई आई कैंसिल, कितना आ गया आर अपॉन जेड, ये cos फाई आ गया। अब हम निकालेंगे क्या, ये तो पावर फैक्टर शक्ति गुणक था, इसके शक्ति गुणक भी लिख सकते हैं। फिर निकालेंगे हम क्या रिएक्टिव फैक्टर, रिएक्टिव फैक्टर प्रतिघाती गुणक, रिएक्टिव फैक्टर, रिएक्टिव फैक्टर को बोलते हैं प्रतिघाती गुणक, यानी साइन फाई। तो साइन फाई निकालूंगा तो साइन फाई बराबर क्या होता है, क्या होता है साइन फाई बराबर लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हो गया बीसी और कर्ण कितना है बी, और बीसी इक्वल टू आई एक्स सी, और बी कितना हो गया आई जेड, बी बराबर आई जेड, आई से आई कैंसिल, कितना आ गया निकल के एक्स सी अपॉन जेड। तो ये हो गया अपना रिएक्टिव फैक्टर। अब हम निकालेंगे फेज एंगल, 6 पॉइंट हो गए हैं, 7वां पॉइंट है फेज एंगल। अब हम क्या निकालेंगे फेज एंगल, तो फेज एंगल मीन्स क्या होता है कलाकोण, कल मैंने टेन फाई को बोलते हैं हम फेज एंगल। कलाकोण निकालेंगे, कलाकोण निकालेंगे तो टेन फाई बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, टेन फाई के सामने वाली एंगल के सामने वाली वजह लंब होती है, और ये आधार हो गया। तो लंब कितना है बीसी और आधार कितना है बी आर, तो बीसी इक्वल टू आई एक्स सी, और ये बी आर इक्वल टू आई आर, ये कैंसिल हो गया एक्स सी अपॉन आर। ओके, ये निकल गया अपना क्या फेज एंगल। तो कितने पॉइंट ये हो गए अपने 7 पॉइंट हो चुके हैं। आगे चलते हैं, ये नोट कर लेना इतना सभी। अब आती है पावर। अब इसी आरसी सर्किट की पावर है, तो पावर के बारे में यार मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ। हर सर्किट की पावर वही रहती है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। वास्तविक शक्ति, वास्तविक शक्ति, ओके, इसको बोलते हैं हम रियल एंड ट्रू पावर। ये मैंने कल बताया था। दूसरा मैंने बताया था आप लोगों को, दूसरा भी बताया था आभासी शक्ति, एपरेंट पावर, एपरेंट पावर बोलते हैं इसको। थर्ड मैंने बताया था प्रतिघाती शक्ति, इसको मैंने क्या बताया था प्रतिघाती शक्ति को बोलते हैं रिएक्टिव पावर। वास्तविक शक्ति मैंने बताया था P बराबर वी आई कॉस फाई, इसका मात्रक वाट या किलोवाट होता है। आभासी शक्ति को मैंने बताया था वी आई, इसका मात्रक क्या रहेगा, इसका मात्रक इसका हो जाएगा बी से वोल्ट और आई का हो जाएगा एम्पियर, वोल्ट एम्पियर या किलो वोल्ट एम्पियर। इसके बाद प्रतिघाती शक्ति मैंने पढ़ा था P बराबर वी आई साइन फाई, इसका मात्रक क्या बताया था बी का वोल्ट, आई का एम्पियर और साइन फाई का रिएक्टिव या किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। और कल मैंने इसकी डेफिनेशन भी बताई थी कि 5 नंबर में आता है किसी परपथ में स्थापित वोल्टेज प्रवाहित होने वाली धारा उसके पावर फैक्टर के गुणनफल को वास्तविक शक्ति कहते हैं। इसके बाद मैंने आभासी शक्ति के बारे में बताया था कि किसी परपथ में स्थापित वोल्टेज और करंट के गुणनफल को आभासी शक्ति कहते हैं। और प्रतिघाती शक्ति मैंने बताई थी किसी परपथ में स्थापित वोल्टेज उसमें प्रवाहित होने वाली धारा तथा प्रतिघाती गुणक के गुणनफल को प्रतिघाती शक्ति कहते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हमने आरसी सर्किट खत्म कर लिया है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आरएल सर्किट पढ़ेंगे और ये सब नोट कर लें, ठीक, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। और प्लीज वीडियो को अगर आप लोग देखते हो तो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा टॉपिक समझा करो, ठीक। ये नहीं कि अब हम बाद में पढ़ लेंगे, बाद में कुछ नहीं होता है। पढ़ना तुरंत एक बार में पूरा पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आराम से उसको याद कीजिए। ओके दोस्तों, ओके, थैंक यू।